130324 फॉर्म एलिमेंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में, उसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। आपकी लाइन से मैच करते हैं। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग तक हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किया था अपना। चलिए, यहाँ पर जो हमारी फाइल का नेम है वो है द फॉर्म एलिमेंट। तो हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, एज्यूम वी हैव द फॉलोइंग फॉर्म इन अ पेज नेम इज दिस। नाउ इफ अ यूजर एंटर द नॉर्मल यूआरएल इन द एड्रेस बार लाइक http लोकल होस्ट, जो कि हमारा पाथ अभी रिटर्न हो रहा है ऑलरेडी। तो ये मेरा प्रीतवर वाला पाथ आ रहा है, बट यहाँ पर हमारा पाथ डिफरेंट है। ठीक है, तो PHP forms the PHP form element, the above code will be translated to this code। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इसको हमने मेंशन किया हुआ है, नीचे आएंगे। ये तो ये हमारा एक पाथ है बेसिकली, जिसमें हमने लिखा एक्शन PHP एको डॉलर सर्वर और ब्रैकेट में हम लोगों ने क्या डिफाइन किया, PHP सेल्फ। सो PHP सेल्फ क्या करता है, एक्शन फाइल के अंदर, जैसे हम लोग यहाँ डिफाइन करते हैं नॉर्मली, जैसे यहाँ पर हमने एक फॉर्म बनाया हुआ, हमने क्या लिखा है यहाँ पर demo1.php। तो PHP सेल्फ का काम यही होता है कि जो भी आपकी फाइल का नेम है, जब आप फाइल को सबमिट करते हो तो वो फाइल का नेम आपका एक्शन बन जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, यानी कि अगर मेरी इस फाइल का नेम है द फॉर्म एलिमेंट, तो क्या होगा, एट द टाइम ऑफ सबमिशन दिस फॉर्म, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो हमारा फाइल का नेम वो यहाँ पर आ जाएगा। PHP सेल्फ ये काम करता है एक्चुअल में। सो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा एक्शन, अगर हमने ये कमांड लिखा है तो हमारा एक्शन क्या बन जा रहा है, द फॉर्म एलिमेंट डॉट PHP। तो सेल्फ जो वाला जो हमारा सुपर ग्लोबल के अंदर हम लोग मेथड यूज़ कर रहे हैं, ये क्या करता है, आपके डेटा को जो भी आप पोस्ट या गेट के थ्रू सबमिट कर रहे हो उसको सेम पेज पर रिटर्न करने का काम करता है। ठीक है, हाउएवर कंसिडर दैट अ यूज़र एंटर द फॉलोइंग URL इन द एड्रेस बार। तो जैसे कि हमारा ये URL है पूरा, ठीक है, तो इसको हम लोग अपने यहाँ वाले से रिप्लेस कर लेते हैं। हमारा URL है ये, हमने इसको किया कॉपी और इसको हम यहाँ पर जाके जहाँ तक हमारी फाइल का नेम है .php, वहाँ तक क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, नहीं तो ये चलेगा नहीं, काम नहीं करेगा, एरर आएगा इसके अंदर। तो इसके आगे हमने क्या लिखा हुआ है, /%2020 %3e %3c। ठीक है, और उसके आगे क्या लिखा है फिर, स्क्रिप्ट। ठीक है,
फिर परसेंटेज, फिर यहाँ से 3E, ये आपका क्या है फिर अलर्ट। अलर्ट हमारा जावास्क्रिप्ट का मेथड होता है, विंडो के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं इसको। और यहाँ पर हमने एक मैसेज पास किया अलर्ट के अंदर लाइक हैक्ड और इसको फिर हमने क्लोज कर दिया इस तरह से। तो अगर आपने यहाँ पर सर्वर का सॉरी HTML स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ नहीं किया सुपर ग्लोबल के साथ और आपने डायरेक्टली ये चला दिया, डेटा तो सबमिट हो जाएगा, लेकिन जो इस तरह की एक्टिविटी करते हैं सस्पिशियस एक्टिविटी, जो आपके PHP के फॉर्म को हैक करने का ट्राई करते हैं, जो SQL इंजेक्शन करते हैं, वो कैसे पता लगा लेते हैं? सिर्फ इतना कोड उन्हें आगे लिख के डालना है उस लाइन में, और ये कोड आपका पता करके बता देगा कि आपका फॉर्म सिक्योर है या नहीं है। हाँ, URL के अंदर, ठीक है, और हमें पता लग जाएगा। तो मैं भी इसका आपको टेस्टिंग करके दिखा दूंगा कि कैसे होता है। इन दिस केस द अबव कोड विल बी ट्रांसलेटेड, ठीक है। क्या होगा, जो हमारा ये हमें रिटर्न हुआ था हमारा इस मेथड के साथ हमारा फाइल का नेम, तो उसके अंदर एक फॉर्म में स्क्रिप्ट चल गई अलर्ट, विच इज़ आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा हैक्ड। इस कोड से बेसिकली आपका स्क्रिप्ट टैग बना और अलर्ट तो हमें सिंपल सीधा इसके अंदर लिखा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर आप यहाँ से देखेंगे इतना पार्ट अलर्ट हमें क्लियर दिख रहा है ना। तो ये जो इतना पार्ट यहाँ से यहाँ तक लिखा है, इसके अंदर लेस देन, ठीक है, आपका बेसिकली जो हम लोग यहाँ पर एक XSS जो हम लोग स्क्रिप्ट पास करते हैं वो पूरा ये सिंटेक्स आ गया, और सेम यही आपका एंड में आ जाएगा इस तरह से। तो 3C आपका बेसिकली लेस देन ग्रेटर देन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसका, जैसे होता है ना LT GT, तो यहाँ पर 3C वगैरह लिखना पड़ेगा। अगर इंस्टेड ऑफ दिस अगर आपने लिख दिया HTML स्पेशल कैरेक्टर, तो क्या होगा, जो भी स्क्रिप्ट यूज़र ने चलाई होगी, जो भी बंदा आपकी वेबसाइट को हैक करने का ट्राई कर रहा है, तो वो लेस देन ग्रेटर देन आपके LT GT में टेक्स्ट की तरह रेंडर हो जाएंगे। तो मतलब आपका वेबसाइट के ऊपर कोड काम नहीं करेगा, एक्सेस जो हमारा कोड होता है। तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पर क्या हुआ कि अगर हमने HTML स्पेशल कैरेक्टर फंक्शन का यूज़ नहीं किया है, तो मेरा इस मेथड से तो हमारा फाइल का नेम यहाँ पर स्टोर हो गया आके, देन उसके आगे क्या हुआ, हमारा ये कोड रन हो गया, ठीक है। इसको यहाँ से हटा दो। दिस वुड रिजल्ट in an open redirect vulnerability. This code adds a script tag and an alert command, and when the page load, the JavaScript code will be executed. The user will be see an alert box. This is just a simple harmless example how to PHP self variable can be exploited. ठीक है, so be aware of that any JavaScript code can be added inside the लेस देन ग्रेटर देन जो हमारा टैग होता है बेसिकली, ठीक है, स्क्रिप्ट टैग। अ हैकर कैन redirect the user to a file on another server, and that file can hold malicious code that can alter the global variables on submit the form to another address to save the user data, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल था। तो अब आप सोचो कि अगर मुझे ये पता चल गया कि मैंने कोड डाल के ये चेक कर लिया सिर्फ अलर्ट लिख के कि भाई आपका फॉर्म सिक्योर है या नहीं है, मुझे ये पता है, तो उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी उसी जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने जैसे JS आपको बताया था कि हम फॉर्म का डेटा कैसे सबमिट करते हैं, जिसमें हम लोग JS के अंदर पोस्ट मेथड का यूज़ कर लेते हैं, तो हम लोग जावास्क्रिप्ट में वो सारी चीज़ें लिखेंगे। फील्ड के नेम में आपके Ctrl U करके पता लगा लूँगा क्या नाम रखा है, मैं सारे फील्ड JS में पास करूँगा और तुम्हारा डेटा मैं कहीं और ले जाऊँगा उठा के। तो क्या होगा, जैसे देखते थे ना पहले के टाइम में पेमेंट्स वगैरह हैक हो जाते थे, वो क्यों होते थे, क्योंकि हम लोगों ने जब अर्लियर स्टेज में कोड को लिखना चालू किया, दैट टाइम सिक्योरिटी के बारे में तो इतना सोचा ही नहीं ना, हमने तो चीज़ें बना दी। ICICI बैंक के साथ ऐसा हुआ, उसने ये प्रॉब्लम अर्लियर फेज में 2008 में झेला हुआ है। और उसके साथ तो एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी कि उन्होंने जब डेटाबेस बनाया तो उन्होंने ID का यूज़ नहीं किया। ID मतलब कि जैसे क्या होता है कि जब भी कोई नया यूज़र बनता है तो ID ऑटोमेटिकली चेंज होता है, जैसे कि मैंने आपको बैकेंड में दिखाया था कि भाई एक डेटा गया तो ID 3 की जगह 4 हो गया, 4 है तो 5 हो गया, यानी कि ऑटो इंक्रीमेंट। तो हुआ क्या, जैसे एग्जांपल के तौर पर वहाँ पर 2 बंदे आ गए तुषार। अब जब मैं तुषार आके पेमेंट सबमिट कर रहा है तो ये नहीं पता चल रहा है बैकेंड को कि कौन से वाले तुषार को डेटा देना है। जब मैंने किया, चला दूसरे वाले तुषार के अकाउंट में गया, ठीक है, निकाल के कोई दूसरा तुषार लेके आ गया पैसे, तो इतने बड़े पंगे भी झेले हैं। तो स्टार्टिंग में इस तरह की प्रॉब्लम्स आई हैं बैंकिंग के अंदर, बट धीरे धीरे कहते हैं ना कि इंसान धीरे धीरे सीखता है चीज़ों से, जब तक फॉल्ट नहीं होता तब तक उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढा जाता कि इसका बेटर क्या होगा। जैसे इस मैटर में अगर देखा जाए तो सबसे बढ़िया जो काम करती है वो है एयरलाइन। एक प्लेन क्रैश होता है, वो दुनिया जहाँ के रिसर्च कर डालते हैं ताकि नेक्स्ट क्रैशेस ना हो,
देखता ना, एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक आता है आपका नेट जियो के ऊपर। वो हर एक फेलियर से सीखते हैं कि भाई अगली बार, क्योंकि भाई मिलियंस ऑफ डॉलर का एक प्लेन जाता है, साथ में जो उसके अंदर ट्रैवल करते हैं वो लोग अलग है। और सीधी सी बात है, जब हम लोग एयरलाइन में ट्रैवल करते हैं उसका इंश्योरेंस बड़ा एक्सपेंसिव होता है। मतलब हमें तो कम पे करना है टिकट के ऊपर, लेकिन उसका जो कंपनसेशन पे करना पड़ता है फैमिली को, बहुत तगड़ा तगड़ा होता है। तो बहुत सारे लॉसेज होते हैं। और एयरलाइन वैसे भी प्रॉफिट में कोई नहीं चल रही, सारी लॉस में ही चल रही हैं। अगर इतनी प्रॉफिट में चलती तो एयर इंडिया वापस से टाटा के पास नहीं आती। सो हाउ टू अवॉइड, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है, हाउ टू अवॉइड डॉलर सर्वर पीएचपी सेल्फ एक्सप्लॉइट्स। तो आपने क्या करना है, इस कोड के साथ आप अगर इसको अवॉइड करना चाहते हैं तो आपने HTML स्पेशल कैरेक्टर के अंदर इस कमांड को एग्जीक्यूट करना है। द फॉर्म कोड शुड लुक लाइक दिस, जो मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा, यानी कि इस तरह से होगा आपका कोड। हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं पहले की प्रैक्टिसेस में। द HTML स्पेशल कैरेक्टर फंक्शंस कन्वर्ट स्पेशल कैरेक्टर टू HTML एंटिटीज, यानी कि जो मैंने यहाँ पर कमांड चलाई इसको चलाने के लिए, ठीक है, तो इसने क्या करा, इसका कोड को रेंडर करके बना दिया लेस देन ग्रेटर देन, मतलब टेक्स्ट वाला लेस देन ग्रेटर देन, ठीक है। नाउ इफ द यूजर ट्राई टू एक्सप्लॉइट द PHP सेल्फ वेरिएबल इट विल रिजल्ट इन द फॉलोइंग आउटपुट, जो कि मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा। क्या हुआ, आपका जो कोड था वो ये बन गया, ठीक है। और जब ये कोड चलेगा तो ये रेंडर नहीं कर पाएगा स्क्रिप्ट टैग को, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो कोड था ऊपर कमांड चलाने के बाद में प्रॉपर स्क्रिप्ट टैग बना था, बट यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग तो बन रहा है, बट स्क्रिप्ट के आगे पीछे के जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो टेक्स्ट बन गए, यानी कि उसने HTML में उसको कन्वर्ट कर दिया टेक्स्ट के अंदर। तो इसलिए ये कोड आपका काम नहीं करेगा उसके ऊपर। सो क्या हुआ, दिस द एक्सप्लॉइट अटेम्प्ट्स फेल्स एंड नो जावास्क्रिप्ट एरर आर शोन, ठीक है। तो इसका जैसे हम लोग एक एग्जांपल देखें, हमारे इस पेज में एक फॉर्म बना हुआ है ऊपर, ठीक है, आप ऊपर देखोगे सबसे टॉप में हमने एक फॉर्म टैग अपना ऑलरेडी डाला हुआ है, ठीक है। तो हम इस कोड को यहाँ पर ज़रा रन करके देखते हैं कि कैसे काम करता है। ये देख रहे हो फॉर्म यहाँ पर हमने चला रखा है। तो बस इतना करना है, यहाँ से मैं इतना कोड स्लैश के साथ पूरा उठाऊँगा, यहाँ पर जाके मैं पेस्ट करूँगा और मैं इसको चेक करके देखूँगा तो क्या लिखा आ रहा है। ऊपर देख रहे हो URL में स्क्रिप्ट टैग बन गया इस कमांड के साथ। तो इतना किसी पेज के ऊपर अगर आपने फॉर्म पर ट्राई करके देख लिया और आपको ये रिटर्न हो रहा है तो समझ जाओ कि वो PHP में बनी वेबसाइट सिक्योर नहीं है। अब देखो मिथ क्या होता है, मैं आपको वो समझाता हूँ। PHP ऐसा नहीं कि सिक्योर नहीं है, PHP इज़ हाईली सिक्योर। उसको लिखने वाले लोगों ने उसके अंदर सारी सिक्योरिटी लिखी है, लेकिन गलती कहाँ होती है, डेवलपर से, कि उसने वो सिक्योरिटी लगाना भूल गया उसके अंदर। तो PHP क्या होगी मार्केट में बदनाम। PHP के बनी वेबसाइट ना सिक्योरिटी इजीली हैक हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि हमने उसके अंदर HTML स्पेशल कैरेक्टर एक छोटे से फंक्शन का यूज़ नहीं किया। तो उसमें PHP का क्या फॉल्ट, समझ रहे हो। तो इस चक्कर में लोगों ने अर्लियर स्टेज में, जब तक PHP का वर्जन 4 और 5 चलता था, इसको बिल्कुल एकदम से रिफ्यूज़ सही कर दिया। फिर उन्होंने बहुत हाईलाइट करके चीज़ें लिखी कि भाई ये सिक्योरिटीज़ हैं, इनको लगाइए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे वर्डप्रेस के अंदर जब वेबसाइट बनती है तो बहुत इजीली हैक हो जाती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि वहाँ पर हम लोग जाके डिफाइन करते हैं एडमिन, पासवर्ड इज़ एडमिन, और तुमने वेबसाइट उठा के कर दी लाइव। अटैकर सबसे पहले यही ट्राई करता है एडमिन, और उसने मारा एंटर, भाई से वेबसाइट खुल गई। नहीं खुली तो वो क्या करता है, वेबसाइट का डोमेन नेम देखता है, लाइक XYZ हो सकता है, पासवर्ड एडमिन हो, लिखा चल गया। तो उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है। तो इसलिए हमेशा गवर्नमेंट जो कहती है वो ये कहती है कि कभी भी अपने डेट ऑफ बर्थ, कभी भी अपने नेम के फर्स्ट 4 या लास्ट 4 कैरेक्टर के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन करके पासवर्ड मत बनाओ। कॉम्प्लिकेटेड बनाओ, जो तुम्हें याद ना हो उसको कहीं सिक्योर करके रखो अपने पास, ठीक है। वो सबसे बढ़िया तरीका होता है, क्योंकि अटैकर के लिए सबसे आसान रास्ता जो होता है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ ही होती है। बहुत सारे लोग 10-10 कार्ड होल्ड कर रहे होंगे, ठीक है, और सबका पिन अपनी डेट ऑफ बर्थ। अगर मुझे पता लग गया भाई इसका पिन ये है एक का, तो मैं एज्यूम करूँगा भाई बाकी भी ट्राई मार के देख लेते हैं, क्या था चल जाए, और चल गया तो भाई तुम्हारा अकाउंट खाली। तो इसलिए कभी भी आसान वाला मत रखो कि भैया ये मेरे लिए आसान है, मुझे पता है, तो तुमने दूसरे पे भी लगा के रख लिया तो एक जाएगा सारी जाएंगे फिर।
और गलती से किसी का वॉलेट गिर गया, किसी ने ट्राई मार लिया। बहुत ऐसे ऐसे बड़े कलाकार हैं जो कार्ड के लास्ट 4 डिजिट का पासवर्ड बना लेते हैं उसी के ऊपर ही, ठीक है। तो वो भी लोग ट्राई करके बैठे हुए हैं भाई साहब। उन्होंने वर्ड के सारे सिनेरियो ट्राई कर रखे हैं। जिसको पता है वो सबसे पहले यही चीज़ ट्राई करता है। क्रेडिट कार्ड का जो या डेबिट कार्ड का 4 डिजिट का ही पासवर्ड होता है, 6 का तो होता नहीं। तो या तो पहले 4 ट्राई मारते या लास्ट के 4 ट्राई मारते, कोई ना कोई तो फिट बैठी गई। अच्छा नहीं चलेगा तो वो छोड़ देंगे, क्योंकि नहीं पता बैक टू बैक अगर मैंने 3-4 बार किया तो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, तो छोड़ देंगे। फिर दोबारा अगले दिन कभी ट्राई मार के देख लेंगे। तो इसीलिए इस तरह की सिचुएशन में डेवलपर्स ने एक फैसिलिटी बनाई, टेम्परेरी ब्लॉक। मतलब अगर आपका कार्ड यूज़ में नहीं है और आप उसको पॉकेट में कैरी करके घूम रहे हो, भाई नहीं पता कहाँ गिर जाए, तो अपना हमेशा टेम्परेरी ब्लॉक करके रखो। सभी के फ़ोन बैंकिंग के अंदर, नेट बैंकिंग के अंदर फीचर दिया होता है। जब आप कार्ड सेक्शन में जाते हो, मैनेज माई कार्ड में, हर बैंक का पास फीचर है कि वहाँ पर टेम्परेरी ब्लॉक कर दो। जब आपको नीड है कि मैं एटीएम के सामने खड़ा हूँ, तभी आप अनब्लॉक करो, कार्ड हैंड टू हैंड एक्टिव हो जाएगा। ये नहीं कोई टाइम लगेगा उसको एक्टिव या डीएक्टिव होने के अंदर। तो उससे आप सेफ साइड रहोगे हमेशा। और इस फीचर को सबसे पहले इंप्लीमेंट किया था आरबीएल ने, और उसको देखा देखी फिर सभी ने डाल दिया वो फीचर। जैसे बैंकिंग के अंदर देखा जाए, प्राइवेट के अंदर तो इंडसइंड बैंक है ना, ठीक है। इंडसइंड बैंक जो है उन्होंने दुनिया जहान की मतलब चीज़ें डाली। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने डाला फिंगरप्रिंट बैंकिंग। मतलब आपको पासवर्ड वगैरह तो याद रहते नहीं है, तो एक खतरनाक सा पासवर्ड आप चूज़ कर लो, उसके बाद अंगूठा लगा दो फ़ोन के डिस्प्ले में, फिंगरप्रिंट सेंसर में, बस वो लगाया, फ़ोन अनलॉक, मतलब नेट बैंकिंग ऐप अनलॉक। आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने एक ऐसा पहला एक कार्ड बनाया कि भाई साहब वही डेबिट कार्ड है वही क्रेडिट कार्ड है, मतलब एक ही कार्ड में दोनों साइड से ऑप्शन है। मतलब इधर से चलाओगे तो डेबिट कार्ड, इधर से चिप घुमा के लगाया तो क्रेडिट कार्ड। भाई 2 कार्ड क्यों कैरी करने, सेव प्लास्टिक, सेव एनवायरमेंट। तो एक्सपेरिमेंट करने वाले बैंक बड़े खतरनाक खतरनाक हैं। तो इसका मैंने एक और फाइल बनाया है यहाँ पर, example1.php। इस फाइल के अंदर हमने क्या मेथड यूज़ किया है, HTML स्पेशल कैरेक्टर। हम यहाँ पर भी यही सेम चीज़ ट्राई करके देखेंगे, बट पहले मैं ये चेक कर लूँ कि हाँ अभी मेरे पास कॉपी है। हम बैक करेंगे यहाँ से example1.php पर आएंगे और इसमें HTML स्पेशल कैरेक्टर फंक्शन लगा हुआ है हमारा। यहाँ पर हम लोग कोड पेस्ट करते हैं और एंटर करते हैं, ठीक है। तो क्या काम किया, नहीं किया ना, बना जरूर लेकिन चला नहीं कुछ भी, क्योंकि जो वो कैरेक्टर्स से लिखे हुए स्पेशल वाले वो यहाँ रेंडर नहीं हो पाए, क्योंकि HTML स्पेशल कैरेक्टर्स को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। इतनी छोटी सी सिक्योरिटी है बस, और तुम्हारी वेबसाइट सेफ हो गई। और ये नहीं लगाया, बाकी हमने डायरेक्ट काम कर लिया, हम खुश भी हो रही, वेबसाइट पे डेटा सबमिट हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही है लाइव। किया कोई भाई सब तुम्हें ले लूँगा 2 मिनट के अंदर, तुम्हारा डेटा लेके कोई भी निकल जाए कहीं भी। चलो तो बैक करेंगे वापस। Validate form data with PHP. The first thing we will do is to pass all variable PHP's HTML special character function. When we use HTML special character function, then if a user try to submit the following in a text field, this would not be executed because it would be saved as HTML escaped code like this, like a script, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा है location.href। तो जैसे कोई अगर रिडायरेक्ट कराना चाह रहा है आपके डेटा को किसी डिफरेंट पाथ के ऊपर, कि भाई मैंने ये लिख दिया अगर इतना कोड, उसी के साथ में मैंने location.href लिख दिया, वहाँ पर जाके आपका डेटा जो है वो सबमिट हो जाए, ठीक है। तो जब आप ये फंक्शन लगा दोगे तो ये तो हो गया चेक करने के लिए, जो भी मैंने ऊपर वाला आपको कोड होता है ये हमने लिखा। इसी में अगर मैं हेड के बाद में लिख देता हूँ सेमी कॉलन, और आगे मैं अपनी वाली लाइन यूज़ कर लेता हूँ, कहाँ गया ये वाला, तो ये जावास्क्रिप्ट ही है ना, सॉरी। अब आप इसके अंदर यूआरएल में जितनी मर्जी कोडिंग डालते जाओ, तो क्या होगा कि अगर इस फॉर्म का डेटा, अगर कोई हमने फील्ड वगैरह बनाए होंगे और जब हम लोग उसको सबमिट करेंगे तो वो इस यूआरएल पर चले जाएंगे, चाहे आपने पीछे demo1.php क्यों ना लगा रखी हो, ठीक है। क्योंकि इस फाइल में अगर आपने वेरिएबल कैप्चर करने का कुछ सिस्टम लगा रखा है तो डेटा वहाँ कैप्चर हो जाएगा आपका। तो जैसे पहले के केस में होता था कि मैंने एक एक्स पर्सन ने वाई पर्सन को पेमेंट की, लेकिन वो एक्स से तो चली लेकिन वाई तक नहीं पहुंची, जी ले गया बीच में। कैसे हुआ, वो यही होता था कि अटैकर्स होते थे वो ये देखते थे ट्रांजैक्शन कौन कर रहा है, बस पता लगाया, ले गए बीच में से, उड़ गए, उड़ा दिए पैसे, और उसका कोई ट्रैक नहीं होता है।
वो लीगल माना जाता है, क्योंकि भैया पेमेंट यहाँ से हुई है उधर गई है, क्योंकि डिजिटल फुटप्रिंट तो ये मानता है ना। अब मान लो कि आप जैसे गवर्नमेंट का क्या सिस्टम होता है ट्रैकिंग का, आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए आ जाए, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर करोड़ों रुपए कैश में आ गए आपके अकाउंट में तो तुम्हें दिक्कत है। कहने का मतलब ये कि एक पेमेंट कहीं से चली, ठीक है, अगर वो डिजिटली आ रही तो मुझे पता होगा वो शुरू कहाँ से हुई, क्या वो कैश में ही अपलोड हुई थी पहली बार, या वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र होते हुए आ रही है। अब वो चाहे 10 लोगों को ट्रांसफ़र हो रही हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका इनकम टैक्स के पास ट्रैक है कि यहाँ 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 पेमेंट गई है। लेकिन उसके बाद कहाँ गई अचानक से, क्या किसी ने कैश विड्रॉल कर लिया था, यानी कि चेन टूट गई, समझ गए। तो गवर्नमेंट किन लोगों को ट्रैक करती है, जो कैश अपलोड करते, देखते हो ना जब आप बैंक जाते हो कि 25,000 50,000 से जब आप कैश डिपॉजिट करते हो पैन नंबर मांगा जाता है कि भैया पैन नंबर दो, कौन अपलोड कर रहा है पेमेंट, जबकि तुम ही हो अपलोड करने वाले एग्जाम्पल के लिए, फिर भी तुमसे मांगा जाएगा, चाहे तुम्हारी बैंक में कितनी तगड़ी जान पहचान हो, नहीं सब फॉर्मेलिटी है, देना पड़ेगा, क्योंकि उसका प्रूफ देना पड़ता है आगे हमें। तो जितना भी ये वो देखते हो ना हवाला वाला जो सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है, पेमेंट घूम रही होती है, लेकिन घूमते घूमते क्या होता है कि इंडिया के बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक पहुंचे, लेकिन उसके बाद में दुबई में पैसा चला गया एग्जाम्पल के लिए, लेकिन वो पैसा वहाँ जाने के बाद में क्या हुआ नहीं पता, क्योंकि डिफरेंट उसमें चला गया ना, वहाँ का तो ट्रैक मेरे पास है नहीं, वहाँ पूरा कैश विड्रॉल किया गया, अब वो भाई साहब किसके अकाउंट में डाला गया, क्या किया गया नहीं पता, दैट इज कॉल्ड हवाला। चलता है, खूब चलता है, जितनी भी ये फंडिंग वगैरह आती है सब क्या है, वही तो है। तो डिजिटल फुटप्रिंट इस तरीके से काम करते हैं कि वो पूरा ट्रैक रखते हैं। तो जैसे आप अगर आप टैक्स पे करते हो, अगर आपके पास कोई बड़ा अमाउंट आया लेकिन आपने उसको अपने लिए यूज़ नहीं किया, आप उसको टैक्स पे बिल नहीं माने जाओगे इस चीज़ के लिए। अगर आप उस अमाउंट को यूज़ कर रहे हो तभी आप माने जाते हो, समझ गए। ये आपके अकाउंट में वो रहता है, आया लेकिन चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला पार्ट क्लियर हो आपको। तो ये होती है आपकी सिक्योरिटी चेक, जो कि आपने ध्यान रखना है इन चीज़ों का। अब हम लोग देखेंगे अपने पीएचपी फॉर्म के अंदर वैलिडेशन वाला पार्ट। तो हमने यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कुछ फंक्शन बनाए थे, तो यहाँ दिखाई दे रहा है हमने क्या लगा रखा है इसमें, डेटा जो भी है, जितने भी हमारे वेरिएबल हैं वो किस में पास होंगे, HTML स्पेशल कैरेक्टर में, ठीक है। ये तो हो गया उसके लिए कि अगर मान लो किसी बंदे ने, जो खुराफाती बंदा है, और कमेंट वाले फील्ड में जाकर उसने लंबी सी जावास्क्रिप्ट कोड करी और चला दी, तो पहली चीज़ तो कि उसको वहीं पर एलिमिनेट कर दो, उसको टेक्स्ट बना दो, जितनी भी जावास्क्रिप्ट है वो चलनी नहीं चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आपकी वेबसाइट पर आके, एक तो होता है URL में हैक मारते हैं, एक तुम्हारी वेबसाइट में कोड ही सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ हमें क्या करना है कि हमारे डेटा को हमने सिक्योर करना है, तो हमने एक पैरामीटर सेट किया जिसको हम यहाँ आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। हमने डेटा वेरिएबल में क्या करा, HTML स्पेशल कैरेक्टर के अंदर जितना भी डेटा हमारा प्रोसेस हो रहा है हमने उसको पास कर दिया। अब अगर किसी बंदे ने कमेंट में या किसी भी लाइन में जाके कुछ भी कोड ऐसा लिख दिया जो कि सस्पिशियस है, गलत है, तो आप सेफ साइड हो गए। दूसरा HTML स्पेशल कैरेक्टर मुझे कहाँ लगाना है, अपने एक्शन के अंदर, कि हो सकता है कि भी वहाँ ना करे URL में कर दे, URL में ना करे वहाँ कर दे टेक्स्ट फील्ड के अंदर। तो दोनों जगह सिक्योर करना है, एक जगह नहीं, दोनों जगह पर, ठीक है। क्योंकि URL को तो तुमने बचा लिया, लेकिन यूज़र ने डेटा दूसरी तरीके से भेज दिया तुम्हें, तो भी तुम खतरे में आ गए उस केस में, ठीक है। तो क्या होता है कि जब अगर आपके डेटाबेस में किसी ने कुछ ऐसा कोड भेज दिया जो आपके डेटाबेस का ट्रैक मुझे दे रहा है कि भाई कितनी एंट्री बन रही है, क्या नंबर्स वहाँ पे सबमिट हो रहे हैं, मुझे सब पता चल रहा है वहाँ से, क्योंकि लोग API वगैरह कुछ लिख के भेज देते हैं कोड उसके अंदर। तो हैकर बड़े बड़े खतरनाक होते हैं, तुम्हारे फॉर्म से तुम्हारी पूरी वेबसाइट की कुंडली पता लगा लेंगे, और वहीं से सारा कुछ उनके पास एक्सेस होगा। और तुम कभी ना कभी यूज़र में नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन तो करोगे, मैं तुम्हें वहाँ से कुकीज़ से चेक कर लूँगा कि तुमने क्या भेजा उसके अंदर, यूज़र नेम पासवर्ड, तो तुम्हारी वेबसाइट पूरी खतरे में आ जाएगी। सो इसलिए दो जगह सिक्योरिटी लगानी है, एक तो फॉर्म के जितने भी नंबर ऑफ फील्ड्स हैं, दूसरा हमारा URL। ये मेथड अगर हम लोग यूज़ करें तो हमारी जो फॉर्म है वो कम्प्लीटली सिक्योर हो गया। तो यहाँ पर हमने एक डाला क्या, ट्रिम, ठीक है।
तो ट्रिम क्या करेगा कि मान लो फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अगर उसमें किसी ने स्पेस लगा दिया तो ये उस स्पेस को रिमूव कर देगा। या जैसे ईमेल आईडी है, मैंने ईमेल लिखने से पहले एक स्पेस लगा दिया, ईमेल के मैंने बाद में लगा दिया, मुझे नहीं पता, तो ये उस स्पेस को भी ख़त्म कर देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। HTML स्पेशल करेक्ट सॉरी स्ट्रिप स्लैशेस क्या करेगा, तो जब भी हम लोग कोई हैकिंग की स्क्रिप्ट चलाते हैं, तो अभी आपने देख लिया ना कोड, पहले स्लैश चलता है, तो ये स्लैश को स्ट्रिप कर देगा, यानी कि उसका काम खत्म हो गया। और ये वाला आपके पूरे जावास्क्रिप्ट के कोड को बंद कर देगा। तो ये क्या है, सारा टेस्ट इनपुट में सिक्योरिटी है हमारी। ठीक है। क्योंकि भाई जावास्क्रिप्ट अगर आप लिखोगे तो कोई ना कोई तो कीवर्ड ऐसा होगा ना जिसके बाद में स्पेस चाहिए होगा, तो ट्रिम उसको भी उड़ा देगा। लिखो कोड तो वो स्पेस अपने आप खत्म। तो या तो यूज़र अच्छे वे में टेक्स्ट दिख रहा है तो भी स्पेस वो हटा देगा वहाँ से, और अगर कोई एक्टिविटी कर रहा है हैकिंग की तो उसके स्पेस उड़ा देगा। क्योंकि जावास्क्रिप्ट में देखते हैं ना ऑटोमेटिकली स्पेस आते हैं जब हम लोग कोड करते हैं। तो जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, आईडी का नेम डॉट, अगर आपने कुछ लिखा इनर एचटीएमएल तो इक्वल टू के आगे पीछे स्पेस अपने आप आएगा, ये इसको खा जाएगा तुरंत। तो आपका स्क्रिप्टिंग बंद ऑटोमेटिकली। तो समझ आ रहा है ये अलग कोड क्या काम कर रहा है। यहाँ पर हम लोग वन लाइन में ये चेक करें कि नेम, ईमेल, जेंडर, कमेंट, वेबसाइट में से अगर कोई भी फील्ड ब्लैंक है, ठीक है, तो हमारा काम करे। तो अब हम लोग इसी कोड के ऊपर क्या करेंगे, अपनी वैलिडेशन लिख के देखेंगे कैसे बेसिकली ये वाला पार्ट आपका काम करेगा। चलो, तो इस फाइल को हम लोग सेव एज कर लेते हैं, इसको बनाएंगे नंबर 4 फॉर्म वैलिडेशन, आज की फाइल। तो अपने पास कुछ फील्ड है जैसे कि नेम, ईमेल, वेबसाइट, कमेंट एंड जेंडर। ठीक है। तो यहां पर हम क्या करें, एरर प्रॉम्प्ट करने के लिए आप यहां से एक वेरिएबल बना लो इस तरह का, जैसे कि डॉलर, और हम यहां लिखेंगे नेम एरर इक्वल टू। अब जितने भी आपके फील्ड हैं वो आप इक्वल टू करके लिखते जाओ। टोटल 5 ही थे ना, नेम है, फिर हमारे पास क्या है ईमेल, फिर हमारे पास क्या है वेबसाइट, हमने नीचे जेंडर डिफाइन किया हुआ है, कमेंट और वेबसाइट। तो जितने भी एरर हैं वो हम लोग इन एरर की के अगेंस्ट पास करेंगे। ये सब हमारे क्या बन गए, वेरिएबल्स बन गए। नीचे हमने क्या लिखा है, इफ डॉलर सर्वर रिक्वेस्ट मेथड 2 टाइम्स इक्वल टू, अगर पोस्ट है तो हम यहाँ पर कोड करेंगे कि अगर हमारा कोई फील्ड एम्प्टी है, खाली है, तो उसके ऊपर हमारा एरर होना चाहिए। हमने लिखा इफ कंडीशन इसके अंदर, इफ एम्प्टी डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट नेम। अब पोस्ट हम लोग क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जितना भी डेटा आप यहाँ से भेज रहे हो वो किस मेथड के थ्रू आ रहा है, चेक कर लेना। हमने भी डाला हुआ है, इधर है मेथड पोस्ट लगा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिखना है करली ब्रेसेस, यहाँ से आप करेंगे एंटर, और यहाँ जाकर हम लोग लिखेंगे नेम एरर नेम इज रिक्वायर्ड, एल्स यहाँ पर हम लोग जाके लिखेंगे नेम टेस्ट इनपुट पोस्ट, यहाँ पर हमारे फील्ड का नेम। ठीक है। तो ये क्या करेगा, चेक इफ नेम ओनली कंटेन लेटर एंड वाइट स्पेस। तो हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन मैच में A to Z या तो यूज़र स्मॉल में लिखे या कैपिटल में लिखे। तो हमारा नेम में एक एरर है, ओनली लेटर एंड वाइट स्पेस अलाउड इन नेम, और हमारा ये वाला पार्ट क्या हो गया, एक वैलिडेशन लग के तैयार हो गया इसके अंदर। अब रेगुलर PHP रेगुलर एक्सप्रेशन मैच क्या होता है ये हमें पता है। ठीक है। ये हमारा यहाँ पर अवेलेबल है सिंबल, स्लैश के साथ हम लोग पैटर्न बनाते हैं, डॉलर हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि एंड में हम ये चेक करें कि यूज़र ने में क्या दिया। तो रेगुलर की अगर एक्सरसाइज देखोगे तो आपको पैटर्न सब समझ में आएंगे अभी कि किससे क्या। अब अगर हम लोग इसको बिना वो एक्सरसाइज करे देखें तो आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लगे, भाई क्या लिख दिया इसके अंदर। ठीक है। तो स्लैश से क्या बनते हैं पैटर्न, अगर आई लिखते तो इनसेंसिटिव हम लोग सर्च परफॉर्म कर रहे हैं, बट हमने यहाँ पर आई का यूज़ नहीं किया हुआ है क्योंकि हमें इनसेंसिटिव सर्च परफॉर्म नहीं कराना है। हमने पैटर्न में ऑलरेडी लिख दिया कि या तो यूज़र अपर केस लिखे A to Z या लोअर केस लिखे A to Z। ठीक है।
तो ये अलाउड है, ये है अपना नॉट का सिंबल, यानी कि इसके अलावा मुझे कोई और इसमें एक्सेप्टेबल नहीं है, चाहे वो कोई डॉट लगा दे, स्पेशल कैरेक्टर लगा दे, नंबर्स पास करे, वो काम नहीं करेगा आपका। तो ये हो गया हमारा पहला वाला फील्ड। इसके बाद आप यहाँ से फिर से लिखेंगे इफ़ कंडीशन, जैसे आप यहाँ पर डिफाइन कर लें ईमेल के लिए, तो मैं ये पूरा कॉपी कर सकता हूँ। तो मैं अभी रेगुलर एक्सप्रेशन एक काम करता हूँ, ये बंद कर देता हूँ, क्योंकि हो सकता है आपको ये कंफ्यूज करे। अभी सिंपल इतना इतना देखो, जैसे इफ़ अगर खाली है तो नेम इज़ रिक्वायर्ड, अदरवाइज हमने क्या भेजा, वो में डेटा डिस्प्ले हो जाए। नेम को हम लोग कहाँ फैच कर रहे हैं, नीचे। तो जो भी डेटा आप सबमिट करोगे आपको यहाँ पर रिवील हो जाएगा कि आपने क्या डेटा सबमिट किया है। और ये कोड हमने यहाँ से किया कॉपी, यहाँ पर करेंगे पेस्ट, और हमारा दूसरा फील्ड है इसके अंदर ईमेल, यहाँ पर पुट कीजिए ईमेल, और यहाँ लिखेंगे हम लोग ईमेल एरर। तो यहाँ पर जाकर हम लोग क्या डिफाइन कर देंगे, ईमेल इज रिक्वायर्ड। ईमेल फील्ड के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, टेस्ट इनपुट ईमेल। टेस्ट इनपुट क्या है, फंक्शन। तो इसके अंदर सारी चीज़ें एक साथ परफॉर्म होंगी आपका, क्योंकि एक ही वेरिएबल के अगेंस्ट सारी चीज़ें चेक हो रही है ना। तो आपका स्पेस, आपका स्लैश, आपका HTML स्पेशल कैरेक्टर। तो ये बन गया हमारा ईमेल के लिए। ऐसे आप सभी के लिए बनाते जाओ। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ, और यहाँ से इसको भी हटा ही दो, छोटा करो, कॉपी पेस्ट। नेक्स्ट इज वेबसाइट, तो यहाँ पर जाके वेबसाइट के लिए डिफाइन कर देंगे वेबसाइट, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे वेबसाइट, क्या लिख दें यहाँ पर, एरर। और यहाँ पर भी हमारा वेबसाइट आ जाएगा इसके अंदर, टेस्ट इनपुट, और यहाँ जाकर आप डिफाइन कर देंगे इसमें वेबसाइट। वेबसाइट का हमारे पास है कमेंट, तो एक साथ चेंज कर दे सबको, टाइम सेव हो जाएगा ना। इसको कमेंट इज रिक्वायर्ड। अगर आपको कमेंट को रिक्वायर्ड नहीं करना हो, क्योंकि जनरली बहुत सारे लोग ना लिखना पसंद नहीं करते, तो आप इसको ना ब्लैंक भी छोड़ सकते हो यहाँ पर। तो जैसे जो हमने यहाँ डिफाइन किया कमेंट एरर, कमेंट एरर पे जाओ, इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से, और कमेंट इक्वल टू आप क्या रख दोगे, जैसे कि ब्लैंक, यहाँ लिखो डॉलर कमेंट इक्वल टू ब्लैंक, अगर खाली छोड़ रहा है उस केस में। और अगर वो लिख रहा है तो फिर मुझे वो कमेंट चेक करके दो कि क्या लिखा है यूज़र ने। पता चला मैंने तो यहाँ पर अच्छे के लिए खाली छोड़ा, उसने कोड भेज दिया उसके अंदर, ठीक है। तो हमें वो चेक करना है। तो कमेंट कमेंट कमेंट, ये हो गया अपना। और लास्ट क्या है अपना, जेंडर। तो इसको भी आप डिफाइन कर लो, कॉपी पेस्ट, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, जेंडर इज रिक्वायर्ड। अब ये दोनों पार्ट आप यहाँ से हटा सकते हो। तो ये हमारा इतना पार्ट यहाँ पर सेट हो गया। इसमें देखते हैं अगर कोई एरर होगा तो इसको फिक्स करेंगे इसमें। तो नीचे हमने अब क्या करना है, जहाँ भी हमने ये फॉर्म वाला अपना पार्ट बनाया हुआ है, BR से पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, स्पेन टैग लगा लोगे। यहाँ लिखो स्पेन टैग, और स्पेन टैग को हम लोग क्या करेंगे, क्लोज, और इसको यहाँ पर बंद कर दो। स्पेन टैग में क्लास लगा दो एरर। हम एरर को यहाँ पर लाके क्या करेंगे, लिखेंगे स्टाइल डॉट एरर, और एरर में कलर वार्निंग मोड में आना चाहिए, तो क्या लिख देंगे, रेड। कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने,
रेड आया क्यों नहीं लिखा हुआ? एलिमेंट क्लास एरर, अच्छा हम लोग बूटस्ट्रैप चला रहे हैं ना, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे आ जाओ। क्या लिख दें? टेक्स्ट डेंजर, ठीक है। तो हमारी बूटस्ट्रैप के अंदर रेडीमेड बनी बनी क्लास होती है जिसके अंदर हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें आपने पीएचपी का जो हमने ऊपर जितने भी एरर डिफाइन किए हैं वो आपने यहाँ पर कॉल कराने हैं। तो वेरिएबल हमारा है नेम एरर, तो यहाँ तक आप लिखेंगे लेस देन क्वेश्चन मार्क पीएचपी क्वेश्चन मार्क क्लोज। यहाँ पर आप लिखेंगे एको डॉलर नेम एरर, ये आपने लिखना है यहाँ पर स्पेन टैग के अंदर। तो जैसे ही नेम वाला फील्ड हमारा खाली छूटेगा उसके अंदर हमारा एरर प्रॉम्प्ट हो जाएगा। सॉरी। इसी तरह से यहाँ पर ये क्या है अपना ईमेल एरर, नेक्स्ट वेबसाइट, नेक्स्ट टेक्स्ट एरिया वाला पार्ट है आपका, तो टेक्स्ट एरिया को हम लोग खाली छोड़ सकते हैं और बाकी ये क्या था अपना जेंडर, नहीं सॉरी यहाँ लिखना है ना जेंडर एरर, इस तरह से आके डिफाइन कर दोगे। तो नंबर 4 फाइल है, यहाँ हो, लोकल होस्ट मार्च 13 पीएचपी फॉर्म पीएचपी, और यहाँ से हम लोग इसको सबमिट अटैम्प्ट करेंगे। तो क्या लिखा रहा है? नेम ईमेल वेबसाइट एंड जेंडर इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। हमने यहाँ से जैसे एक डेटा लिया, एक ईमेल लिया, एक वेबसाइट ली, नथिंग मेल सबमिट, रेस्पॉन्स कैप्चर हो गया। हम पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखो पीएचपी में क्या होता है कि जब आप एक सबमिटेड फॉर्म को दोबारा से F5 करते हो ये होता है। इसको हम लोग हैंडल करते हैं जावास्क्रिप्ट के हेल्प से, जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है एग्जांपल। तो आपने डेटा जो है वो जेएस को देना है, जेएस उसको पीएचपी में सबमिट करेगा, ठीक है। तो ये आपको ऐसा दोबारा ना कन्फर्म फॉर्म रीसबमिशन कभी देखने के लिए नहीं मिलेगा। हम इसको बैक करेंगे, अब नहीं आएगा। अब हम लोग यहाँ से फिर से लिखते हैं, यहाँ से वेबसाइट का नेम, कमेंट को मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ और मैंने यहाँ से इसको किया सबमिट। तो देख रहे हो कमेंट वाला पार्ट आपका ब्लैंक आ रहा है। तो समझ आया कि किसी चीज़ को ऑप्शनल बना, जैसे आपने लिखा फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम। अब मिडिल नेम हर किसी का नहीं होता, अगर है तो वो लिखेगा, लिखेगा तो सही लिखेगा, तो सही लिखेगा तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, है ना। तो यहाँ पर मुझे एक बार ये चेक करके बताओ कि इसमें कोई कन्फ्यूज़न है किसी तरह का? एम्प्टी क्या कर रहा है यहाँ पर फंक्शन हमारा, जो हम लोग लिखते हैं ना कंडीशन, जैसे इफ़ नेम टू टाइम इक्वल टू ब्लैंक, तो टू टाइम का काम तो हमने ऊपर ही कर दिया, ब्लैंक को चेक करने वाला हमने बस लिख दिया कि अगर पोस्ट मेथड में हमें खाली मिल रहा है तो एरर है, लिख दिया तो वो पास हो गया, और नीचे हमने नेम वेरिएबल में डेटा उसको रख दिया। तो नेम वेरिएबल हमने नीचे रिट्रीव कर रखा है तो आपको डेटा यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। नेम वेरिएबल हमने क्या लिखा? टेस्ट इनपुट, जो कि हमारा फंक्शन है, उसके अंदर हमने डाला डॉलर पोस्ट, क्योंकि डेटा हमारा पोस्ट से आ रहा है कि भाई नेम यूज़र ने क्या डाला, ठीक है। तो वो इसके पास है एल्स में। इस तरह से आपका वैलिडेशन जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पर वर्क कर जाएगा, ठीक है। तो अब आपका इसमें जो रह जाएगा पार्ट, वो रहेगा रेगुलर एक्सप्रेशन वाला, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन से क्या होगा कि जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने यहाँ पर बनाया, बैक करेंगे, फिर से ओपन करेंगे, हमने सबमिट किया, यहाँ पर वैलिडेशन का आ गया, हमने यहाँ पर जाके ABCD कुछ भी लिख दिया और इसने मुझे ईमेल में वो दे दिया, वैलिडेशन लग चुका है, लेकिन डेटा प्रॉपर तरीके का नहीं आ रहा हमें, ठीक है। तो इसके लिए ही हमें चाहिए क्या? रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो एक्सप्रेशन आपके
इस पे जब लग जाएंगे तो ये वाला पार्ट आपका फिक्स हो जाएगा। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर हम एक फाइल यहाँ बना लेते हैं, नंबर 5 फाइल में हम देखेंगे PHP फॉर्म वैलिडेशन विद रेगुलर एक्सप्रेशन। तो जैसे कि हम यहाँ पर एल्स में क्या करेंगे, चला के देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये चेक करके देखें कि पहली वाली लाइन में मैं अगर कोई नंबर दे रहा हूँ तो उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो अभी तो अगर हम लोग इस इफ़ को यहाँ से हटा दें, ठीक है, और आप यहाँ रिलोड करोगे, सॉरी बैक करोगे, फिर रिफ्रेश करना, मैंने लिखा 1 2 3 4, तो ये मुझे सबमिट कर रहा है। बट इस कोड को लगाने के बाद आपने सेव करना है, बैक करना है, रिफ्रेश करना है, सबमिट करना है और 1 2 3 4 ट्राई करना है। ठीक है, यानी कि अभी हमारे पैटर्न में कहीं गलती है। पेज हमारा सेव हुआ, यहाँ पर एक बार चेक करो, फॉर्म एलिमेंट ये अलग फाइल है, ये अलग फाइल है, और बैक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे पेज को, Ctrl+S, फिर से ट्राई करो। हमने लिखा है ऐसे नंबर, ना ना ना, कुछ तो गलत है। A to Z फाइल चेंज है, वही फॉल्ट है, वही फॉल्ट है। थैंक यू। हमने विद रेगुलर एक्सप्रेशन रखा है ना इसको, तो बैक जाना पड़ेगा मैं, और रिफ्रेश, यहाँ से चलाओ, सबमिट करो, फिर कोई नंबर पास करके देखो। ठीक है, तो यहाँ पर इसने हमें एक एरर बनाया इसका, ओनली लेटर्स एंड वाइट स्पेस अलाउड इन नेम। अब हमने इसको जैसे कोई टेक्स्ट दिया लाइक आर्यन, ठीक है, तो मुझे एरर वहाँ से रिमूव कर दिया उसने। तो अभी आपको डेटा, आप कहोगे यहाँ पर डेटा आ गया सर इसके अंदर, है ना, तो वो डेटा हमारा इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग PHP सेल्फ का यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, कहाँ पर, ये वाला पार्ट। लेकिन जब मैं इसके साथ बैकएंड कोई जोड़ दूंगा ना, तो बैकएंड के अंदर भी हमें ये बताना पड़ता है, स्टार्ट करो और यहाँ आओ। मेरे पास जैसे कि MyDB के नाम से एक अवेलेबल है और यहाँ पर एक यूज़र के नाम से अवेलेबल है। और जब हम लोग अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें बताना पड़ता है कि नंबर को हम लोग नंबर के अगेंस्ट लेंगे, टेक्स्ट को हम लोग वेरिएबल कैरेक्टर के अगेंस्ट लेंगे। तो यहाँ भी आपको डेटा का टाइप लिखना पड़ता है पीछे, जैसे TVL यूज़र, और देखो कोई, अच्छा ये हमारा वैसा है, तो हम PHP वाले बात है, ये वाला। तो जैसे कि यूज़र, तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूँ यहाँ पर, तो आप देख रहे हो कैसे लिखा है, वेरिएबल कैरेक्टर, कितनी कितनी लेंथ होगी सब यहाँ सेट है पहले से। 100 से ज़्यादा अगर किसी ने एड्रेस में लिख दिया कैरेक्टर, आपका डिनाई हो जाएगा, डेटा सबमिट नहीं होगा। फ़ोन नंबर, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, तो फ़ोन नंबर के हम लोग बिग इंटीजर का यूज़ करते हैं। तो मैंने अलग अलग एग्जांपल बना के दिखाई हुई हैं चीज़ें। जैसे TVL यूज़र में अगर हम लोग आते हैं, यहाँ पर हम लोग फ़ोन नंबर कैप्चर कर रहे हैं। एक बार ज़रा स्ट्रक्चर में आइए, मोबाइल नंबर को हमने किस में लिया, बिग इंटीजर में। लेंथ क्या लगा रखा हमने, 10, कि पता चला यूज़र ने 11 नंबर का फ़ोन नंबर डाल दिया, इनवैलिड कर देंगे हम लोग। ये क्या है, बैक एंड वैलिडेशन है। ठीक है, वो क्या है, फ्रंट एंड वैलिड। तो फ्रंट एंड पे हमें एरर प्रॉम्प्ट हो रहा है कि यूज़र में क्या दे रहा है, लेकिन अगर जब तक वो एरर रहेगा तब तक आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं हो सकता। तो वो जस्ट चेकिंग के लिए है कि यूज़र हमें क्या दे रहा है। तो 2 जगह पर होता है, ये है अभी हमारा क्लाइंट साइड वैलिडेशन। ठीक है, जब आप बैकएंड सीख जाओगे तो ये होगा हमारा सर्वर साइड वैलिडेशन, कि फ्रंट एंड से डेटा जब चला तो बैकएंड में मुझे यूज़र ने क्या दिया। अगर बैकएंड में गलत होगा, मैं फ्रंट एंड पर तुरंत ही एरर प्रॉम्प्ट कर दूंगा यूज़र को एक। तो मैं हर तरह के एग्जांपल बना के दिखाए हुए स्टूडेंट्स को, ताकि गलत और सही हमें पता चले। कि जैसे नंबर को कभी भी वैर कैर में नहीं लेना चाहिए। पता चला उसने नंबर वाले फील्ड में टेक्स्ट लिख के सबमिट कर दिया, तो तुम्हारे पास नंबर की जगह पर टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं सभी एरर को रिफाइन करने के लिए क्या करा डेवलपर्स ने, बनाया OTP सिस्टम, कि भैया टेक्स्ट लिखोगे
या नंबर लिखोगे, ओटीपी आएगा तभी आगे बढ़ोगे। तो मोबाइल एप्लीकेशन में सबसे पहला स्टेप तुम्हारा ये होता है ओटीपी। उसके बाद प्रोफाइल बनवाएंगे, पहले कुछ नहीं, पहले ओटीपी दे दो तभी आप वैलिड हो। या फिर अगर कहीं पर ईमेल के बेसिस पर होता है तो एक वेरिफिकेशन लिंक हमारे पास आ जाता है कि भाई पहले उसको वेरीफाई कर दो, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट स्टेप पर आओगे। इससे क्या होता है कि मेरे पास डेड यूज़र, जो स्क्रैप यूज़र थे ना, बॉट यूज़र, वो ख़त्म हो जाते हैं। भाई 100 लोग रख के खुश होने से ज़्यादा अच्छा ये है कि 10 लोग आपके पास हो लेकिन एक्टिव हो। अब जैसे बहुत सारे आप इंस्टाग्राम अगर आप अकाउंट उठा के देखो तो लोग 10-10 हज़ार फॉलोअर लेके घूम रहे हैं। कौन से वाले? बॉट वाले। बॉट्स आते हैं, उनको चलाओ, वो सारे इंस्टाग्राम फॉलोवर आपको दे देगा लाके। लेकिन वो जितने भी इंस्टाग्राम फॉलोवर हैं वो फॉलोअर्स हैं जो कभी अकाउंट जिन्होंने बनाया उसका कभी चला के ही नहीं देखा। और वो बॉट क्या करता है, उनको ला के सब्सक्राइब करवा देगा आपका। अब तुम कोई वीडियो डाल रहे हो, अब तुम्हारे 10,000 अगर फॉलोवर है तो 10,000 लोगों तक तुम्हारी वीडियो जानी चाहिए। वीडियो पे व्यूज़ आ रहे तुम्हारे 30, तो ये क्या सीन है भाई? तो यानी कि तुम्हारे इसमें गड़बड़ है अकाउंट के अंदर। तो वो अपनी दिल की खुशी के लिए कि भाई उससे अच्छा तो मैं ये कहूँगा अगर तुम्हें दिखानी तो राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, जाके अपना कुछ भी लिख दो पीछे कि भाई मेरे तो इतने मिलियंस ऑफ यूज़र विजिबल वो है, सब्सक्राइबर वगैरह। उसका फ़ायदा क्या? कोई फ़ायदा नहीं है। और इसी चक्कर में ऐसे लोगों को सोशल मीडिया के अंदर जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो ब्लैकलिस्ट कर देते हैं। जब आप बॉट लगा देते हो तो आपका वीडियो पोस्ट ये प्लेटफॉर्म आगे जाने ही नहीं देंगे। वो ऑटोमेटिकली 30-50 लोगों पे ख़त्म कर देंगे, चाहे तुम्हारे पास लाखों लोग ही क्यों ना हो। लेकिन अगर लाखों लोगों का ऑडियंस तुमने अर्न किया होगा तो उसका मज़ा कुछ और ही होगा। खाली इंस्टाग्राम से लोग महीने के 40 से 50 लाख रुपए कमा लेते हैं, जो फेमस कंटेंट क्रिएटर हैं। मैं तो नंबर बता रहा हूँ, एवरेज मतलब 10 लाख रुपए तो किसी के कहीं नहीं गए। जैसे ना यूट्यूब में जो सबसे बढ़िया जो चैनल माना जाता है पूरे वर्ल्ड में वो है टी सीरीज। उससे बड़ा चैनल किसी का नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है मिस्टर बीस्ट, ठीक है, फिर मिस्टर बीस्ट आता है। भाई अब टी सीरीज की पॉपुलैरिटी इतनी क्यों है कि भैया सारे बढ़िया गाने उसके पास, ठीक है, सारे मूवीज़ के म्यूज़िक राइट्स वो खरीद लेता है। तो जब भैया सब देख रहे हैं सब कुछ वहीं से, तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें बढ़िया ही होनी है उसकी। तो यूट्यूब जो वो देता है ना, जैसे हमारे वो जो डिफरेंट डिफरेंट वो जो देता है, डायमंड बटन, सिल्वर बटन, गोल्ड बटन, प्लेटिनम बटन, रूबी बटन, वो सबसे ऊपर वाले बटन जो है वो टी सीरीज को ही मिले हुए हैं। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद रेगुलर एक्सप्रेशन। इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे कैसे चीज़ें काम करती हैं। तो वैलिडेशन देखो, अब स्टेप बाय स्टेप चीज़ें क्यों हुई तो समझ में आ गई चीज़ें, कितनी आसानी से हमारी चीज़ें काम करें। अब जैसे हमने डे 1 पर जब हमने डायरेक्ट इसको चलाया तो इसका पर्पज़ उतना अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, हमें लगा तो दिया, लेकिन HTML फंक्शन की फंक्शनैलिटी समझने के बाद, यानी कि जो हमने जो नंबर 3 वाली अपनी फाइल बनाई कि ये कर क्या रहा है एक्चुअल में, तो अब इस सिक्योरिटी को तुम अक्खा लाइफ नहीं बोलोगे कि भैया HTML स्पेशल कैरेक्टर हम लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। तो PHP सेल्फ के केस में एक्शन के अंदर चलेगा, और अगर मैं किसी डिफरेंट फाइल के अंदर कर रहा हूँ तो वहाँ पर उस फाइल के अंदर आपने सबमिशन के अंदर में चेक करना है उस चीज़ को, कि डेटा जब भी यूज़र दे तो पहले ही वो चेक हो जाए, जो कि हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं इस तरह से।